आज से हम लोग शुरुआत करेंगे काव्य शास्त्र की। तो काव्य शास्त्र में देखते हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल में भरत मुनि से भामा, भरत से लेकर भामा, ये प्रारंभिक काल में आते हैं। इसी को अज्ञात काल भी कहा जाता है। 650 ईस्वी से भरत से लेकर के आचार्य भामा। फिर रचनात्मक काल आ जाता है 650 से 850, भामा से आनंदवर्धन तक का काल है, जो रचनात्मक काल कहा जाता है। फिर है निर्णयात्मक काल 850 से 1050, ये आनंदवर्धन से लेकर के आचार्य मम्मट का काल जो है, ये निर्णयात्मक काल है। व्याख्यात्मक काल ये 1050 से 1750, आचार्य मम्मट से लेकर के आचार्य जगन्नाथ तक का। तो प्रारंभिक काल में भरत से भामा तक का प्रारंभिक काल होगा। रचनात्मक काल भामा से आनंदवर्धन, निर्णयात्मक काल आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक, व्याख्या काल जो होगा वो मम्मट से जगन्नाथ। तो कभी कभी एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि रचनात्मक काल कब से कब तक है, तो 650 से 850, आचार्य भामा से लेकर के आचार्य आनंदवर्धन तक के समय को रचनात्मक काल माना गया है। फिर आइए देख लेते हैं, सबसे पहले है भरत मुनि। भरत मुनि ये पहली सदी से तीसरी सदी में आते हैं। इनका ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। ये एक एक प्रश्न है, सभी बनकर के सामने आ जाते हैं। पंचम वेद किसे कहा गया? तो नाट्यशास्त्र को। चतुर्वेदांग संभवम नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो 6000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में लिखा गया? तो इसके 36 अध्याय हैं। कितने पृष्ठ हैं? तो 700 पृष्ठ हैं। फिर आ जाता है कि भरत मुनि ने कितने रसों को माना है? तो 8। किस रस को नहीं माना भरत मुनि ने? शांत रस को नहीं माना। अलंकार कितने? तो 4। उपमा, रूपक, यमक, दीपक, 4 अलंकार इन्होंने माना। 10 गुण, 10 दोष। फिर छठे अध्याय में, नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगादृश, निष्पत्ति। फिर स्थायी भाव 8 होते हैं, 33 संचारी भाव हैं, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और सात्विक भाव 8 होते हैं। फिर आ जाते हैं भामा। भामा का सबसे पहले समय जान लेते हैं। तो ये 6वीं शताब्दी के हैं। तो भामा किस सदी के हैं? तो 6वीं शताब्दी के हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार, इसी को भामा अलंकार भी कहा जाता है। तो इसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं। अलंकार संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया। भामा अलंकारवादी थे और ये रस के विरोधी थे, तो इन्हें रस विरोधी आचार्य कहा जाता है। शब्दार्थों सहितो काव्य में इनकी पंक्ति भी है। और एक प्रश्न ऐसे भी कभी कभी बन जाता है कि अभाववादी कौन कौन से कवि हैं? तो इसमें भामा आते हैं। भामा को अभाववादी भी कहा जाता है। और काव्य शास्त्र का लक्षण बताने वाले प्रथम कवि भामा हैं। और वक्रोक्ति अलंकार जो कुंतक का है, वक्रोक्ति, उसके ये प्रथम व्याख्याता भी हैं। वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याता भामा हैं। फिर देख लेते हैं अगले कवि कौन से हैं। फिर आ जाता है रचनात्मक काल। इसमें भामा से लेकर के आनंदवर्धन तक का। अब दंडी आ जाते हैं 7वीं शती में। ये दक्षिण भारत के थे। ये पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। इनका ग्रंथ काव्यालंकार, 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान, ये सभी इनके ग्रंथ हैं। तो काव्य दर्श में
अलंकार ग्रंथ है। 10 कुमार चरित, 8 उच्छ्वास हैं इसमें, 10 राजकुमारों का वर्णन है। अवंती सुंदरी, इसमें जीवन का वर्णन है। छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान, ये सभी रचनाएं ध्यान रखना है। दंडी की एक पंक्ति भी है, सर्गबंधो महाकाव्य मुच्यते तस्य लक्षणम। इन्होंने महाकाव्य के लक्षण देते हुए परिभाषा दी है कि सर्गबंधो महाकाव्य मुच्यते तस्य लक्षणम। फिर आ जाते हैं उद्भट। उद्भट जो है 8वीं सदी कश्मीर के थे। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार भामा का था और सार संग्रह लग गया तो ये उद्भट का हो गया। ये कश्मीर नरेश महाराज जयादित्य के सभा में पंडित थे। ये सिंह विष्णु के यहाँ सभा पंडित थे दंडी, और जयादित्य के यहाँ उद्भट। फिर आ जाते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय है 8वीं सदी। जयादित्य के सभा पंडित थे ये। उद्भट और वामन दोनों ही जयादित्य के सभा पंडित थे, और उद्भट और वामन दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि एक ही राजा के आश्रय में रहते थे तो दोनों में प्रतिद्वंदिता बनी रहती थी। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया, वामन ने। गुण संप्रदाय की स्थापना वामन ने की। फिर रुद्रट आ जाते हैं। रुद्रट 9वीं शती के हैं। इनका भी जन्म कश्मीर में, तो देखिए कश्मीर के कई लोग हो जा रहे हैं, उद्भट, वामन और रुद्रट। कभी कभी यही पूछ लेता है कि कहाँ के हैं। अब देखिए इनका जन्म कश्मीर 9वीं शती। वास्तविक नाम इनका शतानंद था, और इनका ग्रंथ जो है काव्य अलंकार है। ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। काव्य शास्त्र के इतिहास में रुद्रट से पहले ये आचार्य थे, जिन्होंने अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकरण किया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अलंकार की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, तो रुद्रट ने। फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। भामा ने 3 भागों में कर दिया था, क्योंकि दोनों अलंकारवादी थे। इन्होंने शब्दालंकार, अर्थ और एक उभयालंकार माना है। फिर आ जाता है निर्णयात्मक काल। आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक का काल है। तब आनंदवर्धन की समय सीमा जान लेते हैं। तो ये 9वीं शती के थे, ये भी कश्मीर के थे, और ये ध्वनिवादी थे, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय की स्थापना ही करते हैं, तो इन्हें ध्वनि समर्थक पे भी रखा जाएगा। ये भी कश्मीर के थे। कश्मीर नरेश अवंती वर्मा के ये सभा पंडित थे। इनकी उपाधि जो है राजानक की उपाधि इनको मिली थी आनंदवर्धन को। और इनका ग्रंथ ध्वन्यालोक, इसी को सहृदयालोक भी कहते हैं। काव्य शास्त्र में इन्हें वही स्थान मिला जो व्याकरण में पाणिनि को और दर्शन में शंकराचार्य को मिला। ये आनंदवर्धन के विषय में कहा जा रहा है। फिर आ जाते हैं भट्ट नायक। ये भी 9वीं शती कश्मीर के। ये ध्वनि विरोधी थे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हैं तो वो ध्वनिवादी कहलाएंगे, और भट्ट नायक 9वीं शती कश्मीर के हैं, और ये ध्वनि विरोधी हैं। तो यहीं ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कौन से आचार्य ध्वनि विरोधी हैं। तो ये भी कश्मीर के, और इनका ग्रंथ जो है हृदय दर्पण। भट्ट नायक ने ही साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो भट्ट नायक ने।
फिर आ जाते हैं राजशेखर, ये भी ध्वनि विरोधी थे। भट्टनायक और राजशेखर दोनों ध्वनि विरोधी थे। 9वीं सदी, ये विदर्भ के थे। इनकी उपाधि ध्यान रखना है, प्रतिहारेंद्रराज इनकी उपाधि थी और भट्टनायक की आनंदवर्धन की राजानक की उपाधि थी और राजशेखर को प्रतिहारेंद्रराज की उपाधि मिली। चंद्रशेखर ने अवंति सुंदरी से विवाह किया और ये कैसा था, अनुलोम विवाह था। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनके ग्रंथ देख लेते हैं। यही उपाधि ध्यान रखना है, प्रतिहारेंद्रराज की उपाधि मिली राजशेखर को। 9वीं शती के थे, विदर्भ के थे और ध्वनि विरोधी आचार्य थे। काव्य मीमांसा राजशेखर, कर्पूर मंजरी राजशेखर, विद्याशाल भंजिका राजशेखर, बाल भारत या प्रचंड महाभारत इसी का दूसरा नाम राजशेखर, बाल रामायण ये भी राजशेखर का है। ये काव्य मीमांसा शिक्षा परक ग्रंथ है। अब देखिए, इन्हें काव्य भेद हेतु प्रयोजन का वर्णन है काव्य मीमांसा में, जिसके कारण इन्हें शिक्षा परक ग्रंथों का प्रवर्तक माना जाता है। तो शिक्षा परक ग्रंथों का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो राजशेखर को। अभिनव गुप्त 10वीं शती, ये ध्वनि समर्थक आचार्य थे। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। इनकी रचना ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव भारती, ये रस और ध्वनि दोनों के समर्थक थे। इन्होंने दोनों पर कार्य किया, रस पर भी और ध्वनि पर भी। अगले कवि को हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे।